कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो नोटबुक है वो असल में आती कहाँ से है? इसकी कहानी ना एक पेड़ से शुरू होती है। तो चलिए आज इसी सफर को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे इंडस्ट्रीज कच्चे माल को हमारी रोजमर्रा की जरूरतों में बदल देती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी अपनी नोटबुक से। हाँ, वही नोटबुक जिसमें हम सब लिखते हैं। इसकी कहानी किसी दुकान से नहीं बल्कि एक जंगल में खड़े पेड़ से शुरू होती है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना कि ये कागज कभी एक जीता जागता पेड़ था। तो सवाल ये है कि एक पेड़ आखिर कागज के इन पन्नों में बदला कैसे? और यही सवाल हमें सीधे ले जाता है इंडस्ट्रीज के काम करने के तरीके के दिल में। तो ये होता कैसे है? ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। पहले पेड़ कटकर लुगदी मिल जाता है, वहां लकड़ी को प्रोसेस करके उसका गूदा या पल्प बनाया जाता है। फिर उस पल्प में केमिकल्स मिलाकर उसे कागज की शीट में बदला जाता है, स्याही से लाइनें छपती हैं और आखिर में जाकर इन पन्नों को बांधकर नोटबुक तैयार होती है जो बाजार तक पहुंचती है। इस पूरे प्रोसेस की सबसे जरूरी बात पता है क्या है? वो है वैल्यू ऐड होना। मतलब लकड़ी से ज्यादा काम का है कागज और सादे कागज से कहीं ज्यादा काम की है ये लाइनों वाली बंधी हुई नोटबुक। हर स्टेप पर चीज की कीमत और उपयोगिता दोनों बढ़ जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग का आप कह सकते हैं यही तो मूल मंत्र है। तो नोटबुक का ये जो उदाहरण है ना, ये हमें एक बड़े और कह सकते हैं एक व्यवस्थित ढांचे तक ले जाता है जिसे हम औद्योगिक प्रणाली कहते हैं। असल में हर इंडस्ट्री इसी ब्लूप्रिंट पर काम करती है। तो ये इंडस्ट्री आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब चाहे वो स्टील बनाने जैसा गुड्स का प्रोडक्शन हो, या कोयला निकालने जैसा मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन, या फिर टूरिज्म जैसी सर्विसेज देना, ये सब के सब इंडस्ट्री की कैटेगरी में ही आते हैं। अब देखिए, कोई भी इंडस्ट्रियल सिस्टम हो वो 3 मुख्य हिस्सों से बना होता है। इनपुट यानी कच्चा माल और लागत, प्रक्रियाएं यानी बनाने का तरीका, और आउटपुट यानी वो तैयार माल जो हमें मिलता है। इसे समझने के लिए ना चलिए कपड़ों का एक बढ़िया सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक शर्ट। इसके इनपुट्स क्या हुए? कपास, मजदूरों की मेहनत, फैक्ट्री का खर्चा, ये सब। फिर आती हैं प्रक्रियाएं, जैसे कपास को साफ करना, उससे धागा बनाना, कपड़ा बुनना, उसे रंगना और फिर उस पर छपाई करना। और आउटपुट है वो शर्ट जो हम पहनते हैं। है ना एकदम सिंपल। लेकिन ये तो जाहिर सी बात है कि सारी इंडस्ट्रीज एक जैसी तो नहीं होती। उन्हें बांटने का एक तरीका है उनका साइज। कुछ छोटे पैमाने पर काम करती हैं तो कुछ बहुत ही विशाल होती हैं। जो लघु उद्योग होते हैं ना, उनमें ज्यादा पैसा नहीं लगता और टेक्नोलॉजी भी सरल होती है। सोचिए, टोकरी बनाने का काम या घर पर अचार पापड़ बनाने का बिजनेस। और दूसरी तरफ है बड़े पैमाने के उद्योग। इनको चलाने के लिए चाहिए होता है भारी भरकम पैसा और एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये बहुत बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कार बनाने वाली कोई फैक्ट्री या फिर भारी मशीनरी बनाने वाली कंपनी। अब आता है एक और बड़ा सवाल, इन इंडस्ट्रीज का मालिक कौन है? उद्योगों को उनके मालिकाना हक यानी ओनरशिप के आधार पर भी बांटा जाता है, क्योंकि मालिक ही तो तय करता है कि इंडस्ट्री का मकसद क्या होगा। इसके ना 4 मेन मॉडल्स होते हैं। पहला है प्राइवेट सेक्टर, जो किसी एक व्यक्ति या ग्रुप का होता है और उनका मेन मकसद होता है मुनाफा कमाना। दूसरा है पब्लिक सेक्टर, जिसे सरकार चलाती है और यहाँ अक्सर मकसद होता है लोगों का भला करना। तीसरा है जॉइंट सेक्टर, जहाँ सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर काम करती हैं। और चौथा जो बड़ा दिलचस्प है वो है कोऑपरेटिव सेक्टर, जिसे मजदूर या सप्लायर्स खुद मिलकर चलाते हैं। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है सुधा डेयरी। यहाँ दूध पैदा करने वाले किसान खुद ही इस पूरी कंपनी के मालिक हैं और वही इसे चलाते भी है। इससे क्या होता है? बिचौलिए हट जाते हैं और जो भी फायदा होता है वो सीधा किसानों तक पहुंचता है। अब आते हैं सबसे मजेदार सवाल पर। कोई भी फैक्ट्री किसी खास जगह पर ही क्यों खुलती है? किसी शहर में या किसी एरिया में? क्या ये बस ऐसे ही हो जाता है या इसके पीछे कोई गहरी सोच समझ काम करती है? देखिए, किसी भी इंडस्ट्री को कहीं लगाने का फैसला बहुत स्ट्रेटेजिक होता है। कंपनी ये देखती है कि कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, क्या वहाँ पानी और बिजली है, काम करने के लिए मजदूर मिलेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, और सबसे ज़रूरी, बना हुआ माल बाजार तक कैसे पहुँचेगा। तो जहाँ ये सारी चीज़ें सबसे आसानी से और सबसे सस्ते में मिल जाती हैं ना, वहीं पर इंडस्ट्रीज फलती फूलती हैं। जरा इस नक्शे को देखिए। आप देखेंगे कि इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया में बराबर नहीं फैली हैं। ये कुछ खास इलाकों में ही एक साथ जमा हो गई हैं, जिन्हें हम इंडस्ट्रियल बेल्ट्स कहते हैं।
तो सवाल उठता है कि ये क्लस्टर्स ज्यादातर बंदरगाहों और कोयले की खदानों के पास ही क्यों हैं? वजह काफी साफ है। पोर्ट से उन्हें पूरी दुनिया से जुड़ने का रास्ता मिलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो जाता है, और हिस्टोरिकली कोयला तो इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स रहा है। अब तक हमने जितनी भी थियोरी समझी है ना, उन सब को एक साथ जोड़कर देखने के लिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री से बेहतर कोई केस स्टडी हो ही नहीं सकती। इस इंडस्ट्री को फीडर इंडस्ट्री भी कहा जाता है। फीडर मतलब ये दूसरों को खिलाती है। इसका जो प्रोडक्ट है यानी स्टील, वो हजारों दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए कच्चा माल है। चाहे वो गाड़ियां हों, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हों या मशीनें, हमारे चारों तरफ लगभग हर बड़ी चीज या तो स्टील से बनी है या फिर स्टील से बने औजारों से। स्टील बनाना भी उसी इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल पर चलता है। इनपुट क्या है? आयरन ओर, कोयला और चूना पत्थर। प्रोसेस क्या है? इन सबको एक बहुत बड़ी भट्ठी में पिघलाया जाता है जिसे स्मेल्टिंग कहते हैं, और आउटपुट मजबूत टिकाऊ स्टील। ये टाइमलाइन बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी और ज़रूरतों के साथ स्टील इंडस्ट्री की सही लोकेशन भी बदलती गई। देखिए, 1800 से पहले ये पानी और कच्चे माल के पास होती थी। फिर 1800 से 1950 के बीच ये कोयले की खदानों और रेलवे लाइनों के पास चली गई। और 1950 के बाद जब दूसरे देशों से कच्चा लोहा मंगाना सस्ता पड़ने लगा, तो ये इंडस्ट्रीज बड़े बड़े प्लांट्स बनाकर सीधे बंदरगाहों के पास शिफ्ट हो गई। और आखिर में ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। स्टील को अक्सर आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है। ये एक वाक्य हमें याद दिलाता है कि हमारी आज की जो आधुनिक दुनिया है, वो असल में इन्हीं जटिल इंडस्ट्रियल सिस्टम्स की मजबूत बुनियाद पर खड़ी है। Have you ever really, really looked at the stuff around you? You know, the pen you're holding, the shirt you're wearing. Every single one of those things has a secret story, an incredible hidden journey it took just to get to you. Well, today we're going to pull back that curtain and find out exactly what that secret life is all about. Okay, let's start with something simple. A notebook. You've probably got one just like this sitting on your desk, right? It seems pretty basic. Just paper, a cover, maybe some lines. You bought it at a store. End of story. Nope. That's just the very last page. So where did it actually come from? If you trace its journey all the way back, I mean way past the delivery truck, past the factory, even past the warehouse, you end up somewhere totally different. Yeah, it started its life as a tree. That notebook you use for homework or just for scribbling down ideas was once a living, breathing tree standing in a forest. And that is where our journey really begins. So how in the world does a towering tree become a flat little notebook? It's kind of an epic journey, a total transformation that happens all around us every single day, and honestly, we barely even notice it. So let's follow the path. First, a tree is cut down and trucked over to what's called a pulp mill. There, the wood gets ground down into this mushy stuff, wood pulp. Then chemicals get added, and huge machines press that pulp into thin sheets of paper. After that, it's off to get its lines printed on, and finally, all those pages are bound together, packed up, and shipped out to a store near you. And this entire process is built on one really important idea, adding value. Think about it. A tree is great, but you can't really write your notes on it. Wood pulp? Getting closer, but still not a notebook. See, with every single step, that raw material becomes more useful. And because it's more useful, it's also more valuable. And it's the same deal for pretty much everything, like the cotton shirt you might be wearing. You start with raw cotton, it has some value. Process that into woven cloth, and boom, its value goes up. Cut and sew that cloth into a finished shirt, and now it has its highest value. It's a journey from a plant in a field to an item in your closet. That's adding value in a nutshell. Okay, so this whole system of turning raw stuff into finished products, adding value along the way, it's all part of a much, much bigger thing we call an industrial system. It's kind of like a giant machine with tons of moving parts, and now we're going to pop the hood and see how it works. So first, what exactly is an industry? Well, it's basically any kind of economic activity that's all about either making goods, like steel, digging up minerals, like coal mining, or even providing services, like tourism. It's the engine that literally makes and does all the stuff in our world. And you know, every single one of those industries, whether they're making cars or baking bread, can be broken down into 3 super simple parts. You've got your inputs, that's all the stuff you need to start. Then you've got the processes, that's what you do to the stuff. And finally, you get the outputs, the finished product. Let's start with the inputs.
And let's stick with our cotton shirt. The inputs aren't just the raw cotton itself. Nope. You also need the people, the labor, to run the machines. You need the land the factory is on, the power to keep the lights on, the trucks to move everything around, and of course, the money, the capital, to pay for it all. Okay, next up are the processes. This is the transformation stage. This is where all the action happens. For cotton, this is stuff like ginning, which separates the fibers, then spinning it into thread, weaving that thread into cloth, dyeing it a cool color, and maybe even printing a design on it. Each step totally changes the material. So after all those inputs and all those processes, what's the output? Well, it's the shirt you might be wearing right now. That's the final product. It all connects, doesn't it? But of course, not all industries are the same. I mean, a gigantic car factory is obviously way different from a small neighborhood pottery studio. We can actually group industries based on a couple of key things, like how big they are and who actually owns them. So, one easy way to classify them is by size, and that really just comes down to money and tech. On one hand, you have small-scale industries. Think basket weaving or a local bakery. They don't need a ton of money or crazy technology. On the other hand, you've got large-scale industries, like making cars or heavy machinery. That takes huge amounts of money and some seriously advanced tech. Who owns the industry is another big difference. You've got the private sector, which is owned by individuals or groups, like a local business. Then there's the public sector, owned by the government, like a state-run airline. You can also have a joint sector, which is like a partnership between the government and private individuals. And then there's cooperatives, which are really interesting because they're owned by the workers or producers themselves, like a dairy co-op. These industrial systems make our modern lives possible, but they also come with some very serious risks. When these big, complicated systems fail, well, the consequences can be absolutely devastating. So why do these things happen? Well, most of the time, it boils down to one of two things. Either a technical failure, a machine breaks or a valve fails, or just plain irresponsible handling of really dangerous materials. And one of the worst examples in all of history happened in Bhopal, India, back on December 3rd, 1984. In the middle of the night, a technological accident at a pesticide factory caused a huge leak of a horribly poisonous gas called methyl isocyanate. The official death toll, which wasn't even recorded until 5 years later in 1989, was 3,598 people. And thousands more who survived were left with blindness, illnesses, and severe health problems that affected them for the rest of their lives. It's just a tragic reminder of what's at stake. So, we've traced the journey, we've looked under the hood of the system, and we've seen the risks. So, how does knowing all this change how we look at the world? Well, from a tree in the woods to a notebook on your desk, from a cotton plant in a field to the shirt on your back, it becomes so clear that everything we own and use has a secret history, a story of transformation we never get to see. And the coolest part is, now you have the tools to see it for yourself. The next time you pick something up, anything, you can ask, what were the inputs here? What processes did this go through? And now I'm holding the final output. You can see that whole industrial system playing out everywhere you look. So I'll just leave you with this one last thought. Go ahead, look around you right now. Pick an object, your phone, your shoes, a lamp, anything. Now that you know what to look for, which thing near you do you think has the most interesting secret?